ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अब आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि न्यूमेरिकल मेथड्स कौन कौन से हैं जिनसे हम ट्रांसेंडेंटल और अलजेब्राइक इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं। इसके पहले हमने ट्रांसेंडेंटल और अलजेब्राइक इक्वेशन होती क्या है उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था, और ये भी जान लिया था कि भाई रूट्स निकालने के लिए कुछ उनकी प्रॉपर्टीज जो इक्वेशंस की होती हैं उनको हम कैसे वेरीफाई करें, और उससे हम कैसे तय करें कि भाई किस तरीके के रूट्स हम हमारे पास आने वाले हैं। एक छोटा सा आइडिया लिया था। अब एक्चुअल में हम जो अब करेंगे वो करेंगे कि भाई कितने मेथड्स हैं, कौन कौन से मेथड्स। तो जो मेथड्स हैं मैं आपको मोटा मोटा मेथड्स का आइडिया दूंगा, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आने वाले कमिंग लेक्चर्स में हम हर मेथड को थोड़ा इलेबोरेटेड वे में पढ़ेंगे और एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, और हम समझेंगे कि भाई जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी और जो मेथड्स हमने पढ़े उनको लेके और किस तरीके से कार्य योजना बनाई जाए, कैसे किया जाए उनसे काम, जिससे हमारा एग्जैक्ट आंसर और जल्द से जल्द सही आंसर प्राप्त हो। तो चलिए, सबसे पहली बात जो होती है वो है कौन कौन से मेथड है। तो मेथड ये देखिए यहां पर पूरी तरीके से क्लियर कट गिवन है। जो पहला मेथड है वो ग्राफिकल मेथड है, और सबसे ज्यादा जिसे कहें कि अ, आसान भी बोल सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम कह सकते हैं बहुत, जैसे कहते हैं ना, मोटी मोटी कैलकुलेशन करने वाला, ये वो मेथड। इसके बाद उसके बाद नेक्स्ट मेथड आता है बाइसेक्शन। बाइसेक्शन मेथड भी एक बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट वाला मेथड है। हम इसके बारे में जैसे इसका नंबर आएगा हम पढ़ेंगे। इसके बाद वाला मेथड है रेगुलर फाल्सी या फॉल्स पोजीशन मेथड। उसके बाद आता है न्यूटन रैप्सन मेथड, और उसके बाद आता है इटरेशन मेथड। इसके अलावा भी और भी मेथड्स हैं, लेकिन फिलहाल हम इतना ही जानेंगे जितना हमें आवश्यकता है, इससे हमारा काम चलता है। चलिए हम देखते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हमेशा देखिए क्या होता है कि ये एक इक्वेशन हमें दी हुई है जिसके रूट्स निकालने हैं। ये इक्वेशन आप देखिए किस शेप में है, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो वाली शेप में। ठीक, यहां पर ये ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है। ये ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन ना होके ये इक्वेशन ये इक्वेशन हमारी पोलिनोमियल भी हो सकती थी। ठीक है, एक बीजीय समीकरण भी हो सकता था, तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस मेन बात ये है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि इस इस समीकरण के दो हिस्से करना है। इस समीकरण के दो हिस्से मैंने किए, वो एक हिस्से को मैंने सिर्फ साइन एक्स लिया और दूसरे हिस्से को मैंने एक्स माइनस वन वाले को। ठीक है, ये ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस से और थोड़ा सा आपको एक आइडिया होना चाहिए क्या शेप आने वाली है, उससे आएगा। यहां से मेरे को साफ साफ पता लग रहा है कि एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन लेंगे तो एक लाइन आ रही है, और ये साइन एक्स एक कर्व है जो इस तरीके से बनती है, तो मैं कहीं ना कहीं उससे काम कर सकता हूँ। काम क्या करना है, काम कुछ भी नहीं करना है। जो सीधी सी बात है, ये साइन एक्स ये कर्व बनी मेरे पास, ये वाली। ठीक है, और इसी तरीके से y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन ये लाइन बनी। ठीक, तो ये जो चीज है जिस पर ये दोनों कटेंगी ये हमारा रूट होगा, और वो नाप लीजिए यहां से यहां तक कितना है, और वो x इज इक्वल टू 1.9 आ रहा है। ये कर्व बनानी है, यानी ग्राफिकल मेथड में क्या है कि आपको ये कर्व बनानी है, x की अलग अलग वैल्यू लेके y की वैल्यू लेनी है, इसी तरीके से x की अलग अलग वैल्यू के लिए इस कर्व में y की वैल्यू लेनी है और उसको बनाना है। लाइन तो हम डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये साइन एक्स है, इसको भी हम डायरेक्टली यहाँ पर ड्रॉ कर पाए हैं, लेकिन कुछ ऐसी कर्व भी हो सकती है जिनको करने में हमको थोड़ा सा बनाने में पूरी कैलकुलेशन करनी पड़े। उसमें क्या होता है कि हम बकायदा y और x इस तरीके का एक टेबुलेशन वर्क कर देते हैं। एक्स इजिकल टू जीरो के लिए वाई क्या होगा, एक्स इजिकल टू वन के लिए वाई क्या होगा, एक्स इजिकल टू टू के लिए वाई क्या होगा, एक्स इजिकल टू थ्री के लिए वाई क्या होगा। इस तरीके से लेते हैं और फिर वाई के जो जो भी मान आते हैं उनको हम आपस में मिला देते हैं, ग्राफ बन जाता है। सिमिलरली दूसरा जो हिस्सा है उसको भी इसी तरीके से बनाते हैं, और फाइनली दोनों जहां पर इंटरसेक्ट होते हैं वो इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है दैट विल बी द रूट।
क्यों? क्योंकि वो हिस्सा है जो जिसमें x की वैल्यू इस हिस्से को भी सेटिस्फाई कर रही है और इस हिस्से को भी सेटिस्फाई कर रही है। यानी कि मेरे पास जो एक्चुअल इक्वेशन थी इसमें क्या था, एक तो ये हिस्सा था, यानी इस हिस्से को भी सेटिस्फाई करे और इस हिस्से को भी सेटिस्फाई करे, ऐसी इक्वेशन आनी चाहिए। तो तभी होगा ना जब ये दोनों आपस में जहां पर क्रॉस होंगे उस वैल्यू को हम लेंगे, तो वो वैल्यू यहाँ पर आई। ये ग्राफिकल मेथड जो है वो एक बहुत ही मोटी मोटी सी कैलकुलेशन देता है। उसका कारण है कि हमारे जो उपकरण हैं जिनसे हम बना रहे हैं, यानी कि हमने एक तो कैलकुलेट किया एक्स के आधार पर वाई की वैल्यू, और फिर उसके बाद हमने जो बनाया नॉर्मल स्केल से, वो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा कितने में आएगा, 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm। तो हमारा जो नापना जो होगा ना, हम जो नापेंगे उसमें एरर्स होती है। तो ये एक बहुत ही मोटा मोटा एक अनुमान देता है ग्राफिकल मेथड। नेक्स्ट चीज पे हम आते हैं, वो है बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड से आपका एक्चुअल न्यूमेरिकल मेथड शुरू होते हैं। तो मैं जितने भी मेथड्स हैं आपको इनिशियल एक आइडिया दूंगा कि ग्राफिकली वो किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। हालांकि हमको इसमें ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन मैं आपको ये आइडिया देना चाह रहा हूं जिससे आप ये समझ पाए कि भाई होता किस तरीके से इसका काम। तो बाइसेक्शन मेथड में क्या होता है कि हम दो वैल्यूज लेते हैं, और वो सबसे पहली बात हमने चीज पढ़ी थी कि एफ ए की वैल्यू और इसी तरीके से एफ बी की वैल्यू, ये दो अलग अलग साइन से अलग अलग साइन की वैल्यू, यानी कि ये अगर एफ ए जो है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव आ रहा है, यानी इस तरीके की दो वैल्यूज लेने की कोशिश करते हैं हम एक मोटे मोटे अनुमान से। सबसे पहले अनुमान लगाते हैं, ठीक है ना। तो अनुमान लगा के दो वैल्यूज ऐसी तय करते हैं जिसमें एक के लिए पॉजिटिव आ रहा है और एक के लिए नेगेटिव आ रहा है। तो वेरी नेचुरली उन दो के बीच में ही रूट होगा, कोशिश यही रखनी है, ठीक है ना। आप कह सकते हैं कि भाई दोनों पॉजिटिव हो तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, हमारे पास 3 रूट आ जाएंगे, वो ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उससे कोई रूट ही ना हो, है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू लेते हैं जिससे हम आगे बढ़ सके। तो मान लीजिए x0 की वैल्यू ली जिसके के लिए पॉजिटिव आता है और x1 ली जिसके के लिए नेगेटिव आता है। तो अब जो नेक्स्ट वैल्यू हम लेंगे x2, वो एक्चुअली x0 और x1 बटा 2 होगा। हमने बाइसेक्शन कर दिया, उसका आधा कर दिया। तो x1 तो कहां था हमारा, इस जगह था, इस जगह आ रहा था। x0 हमारा यहां से इस जगह आ रहा था, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज को मैंने ऐड करके आधा किया तो x2 यहां आया। इस x2 की के आधार पर मैंने fx2 निकाला, ठीक है। अब fx2 यदि पॉजिटिव आता है, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अब वैल्यू कहां है, x1 और x2 के बीच में। अगर ये fx2 नेगेटिव आता तो वैल्यू कहां होती, इसके और इसके बीच में। ये ध्यान रखने की बात है। तो भाई चलिए मैं वैल्यू निकाल रहा हूं fx2 की जो कि पॉजिटिव आई। तो अब नेक्स्ट इटरेशन आई मेरी x3 जो हुई वो किसके बीच में आई, x2 और x1 के बीच में। बस यही ध्यान रखना, ठीक है। तो x2 और x1 बटा 2 करा, ये x3 आ गई, x3 यहां पर पहुंच गए। अब देखिए fx3 निकाला तो वो भी पॉजिटिव आया, इसका मतलब fx3 तो पॉजिटिव है और fx1 नेगेटिव है। इसका मतलब fx1 और fx3 के बीच में, यानी कि x1 और x3 के बीच में है x, तो x4 निकाला, x3 प्लस x1 बटा 2। अब यहां देखिए कि fx4 जो है वो इस तरीके से आया कि वो नेगेटिव वैल्यू आई यहां। तो अब दूसरी वैल्यू क्या आएगी, fx4 और fx3 के बीच में, यानी कि यदि मैं x5 निकालूंगा, बस यही बात समझने की है, x5 जो निकालूंगा वो क्या आएगा, x4 प्लस x3, ठीक है। अब फिर उसके, यानी अब देखिए आप धीरे धीरे क्या हो रहा है, हम इसकी तरफ सरकते जा रहे हैं जहां पर ये कर्व एक्स एक्सिस को काट रही है, यानी कि जहां पर हमारा रूट है, एक्चुअल रूट है ना, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो यही बढ़ना जो है ना न्यूमेरिकल एनालिसिस में इंपॉर्टेंट है, यानी कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और यही ध्यान रखने के लिए हम ये काम करते हैं कि इनिशियल अप्रोक्सीमेशन या इनिशियल रूट जो हम मानते हैं वो इस तरीके से लेते हैं ताकि हम कन्वर्ज कर पाए, ठीक। तो ये था बाइसेक्शन मेथड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है रेगुलर पॉलिसी मेथड या लीनियर इंटरपोलेशन मेथड या फॉल्स पोजीशन मेथड।
कुछ भी बोल दीजिए इस इसको काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। इनिशियल अप्रोक्सीमेशन तो वैसे ही लेंगे हम, यानी कि एक वैल्यू ए इस तरीके से लेंगे जिससे कि एफ ए की वैल्यू कुछ आ जाए, लेकिन दूसरी वैल्यू बी इस तरीके से लेंगे जिससे कि एफ बी की जो वैल्यू आए उसका साइन एफ ए की वैल्यू से डिफरेंट हो, यानी ये अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आए। सिंपल सी बात है, यानी इनिशियली हम ये चीज का ध्यान रखें। क्लियर हो गई है ना। और ये भी कोशिश करनी चाहिए कि ये एफ ए और एफ बी की वैल्यू जो आए ना ये बहुत बड़ी ना आए, यानी ए और बी के अप्रोक्सीमेशन इस तरीके से लें, वो शुरुआती कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन मतलब एक रफ आइडिया है कि भाई ए और बी की वैल्यू इस तरीके से लें कि वो जीरो के थोड़ा नजदीक हो, ऑलरेडी नजदीक हो। जितना नजदीक हम पहले से ले लेंगे उससे हम बहुत तेजी से फिर हम कन्वर्ट कर पाएंगे। तो देखिए रेगुलर फॉल्सी मेथड क्या करता है, रेगुलर फॉल्सी मेथड में मान लीजिए जब मेरे पास दो वैल्यूज आई, एक x0 है जो कि यहां पर है और एक x1 है जो कि यहां पर है। x0 पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, x1 की x पर इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है। मैं क्या करता हूं यहां से यहां एक सीकेंट बना देता हूं, या क्या कहें अपन इसको मिला देता हूं आपस में। और उसको मिला के ये जो लाइन है, ये लाइन जहां पर काट रही है उस जगह को मैं कैलकुलेट करता हूं हमेशा। ठीक है, और उस जगह पर जो वैल्यू है वो देखिए तेजी से ग्राफ इधर सरका। इसके बाद मैं इसको और इसको मिलाऊंगा और मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू आएगी, उस पर ग्राफ की वैल्यू ये होगी और इधर आएगा। तो इस तरीके से ये जो है ये पूरा का पूरा ग्राफ या ये पूरी जो वैल्यूज है ये कन्वर्ज करती चली जाएगी कहां पर, रूट की तरफ। ठीक है? तो एक्चुअल में जो सीकेंट मेथड है वो सीकेंट मेथड का आप या रेगुलर फाल्सी मेथड हम बोल रहे हैं इसको, इसमें क्या है ये इसका इटरेटिव फॉर्मूला है। ठीक है, इटरेटिव फॉर्मूला किस तरीके से हमने निकाला, एक्चुअल में ये x0 माइनस x2 x, देखिए x0 कहां है, ये x0। मुझे लगता है कि आपको इसकी डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखिए, इस फॉर्मूले को ध्यान रख के, और ये रेगुलर फाल्सी मेथड बस काम किस तरीके से करता है आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये कन्वर्ट कर रहा है, इसी इसी कन्वर्जन के आधार पर हम ये चीज लेते हैं, ये ध्यान रखना है। क्योंकि अगर हम बहुत बड़ी वैल्यू ले लेंगे, क्योंकि ग्राफ क्या है कि इस तरीके का ग्राफ है जब तो ठीक है, लेकिन ग्राफ अगर ये यूं ना होके यूं जा रहा होता ना तो फिर आपको तकलीफ आ जाती। फिर क्या होता है कि आपको बहुत सारी इटरेशन करनी पड़ती है तब जाके आप कन्वर्ट कर पाते हैं, या ऐसे केस में कई बार होता है कि आप कन्वर्जन पे पहुंच ही नहीं पाते, बहुत मुश्किल आती है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमको ए और बी की वैल्यू इस तरीके से लेनी है ताकि हम जल्दी से जल्दी कन्वर्ट कर पाए, और उनकी वैल्यू ऐसी लेनी है ताकि एफ ए और एफ बी की वैल्यू जीरो के थोड़ा नजदीक हो। सिमिलरली अब न्यूटन रैप्सन मेथड की बात करते हैं। न्यूटन रैप्सन मेथड ग्राफिकली अगर मैं प्रेजेंट करूं तो ये जैसे कर्व है, मैंने पहली वैल्यू ली, अब इसमें थोड़ा सा आसान हो जाता है काम। इसमें क्या होता है एक इनिशियल वैल्यू से काम चल जाता है, इसमें अच्छी बात ये है, इसमें दो वैल्यूज की आपको जरूरत नहीं पड़ती, इसके अंदर एक इनिशियल वैल्यू से काम चल जाता है, ये थोड़ा एडवांस हो गया। मैंने क्या करा, कोई वैल्यू ली जो ई पर है, यानी कि x इज इक्वल टू, या x1 है मान लीजिए, ये x1 वैल्यू ली है मैंने यहाँ पे, तो x1 वैल्यू है ये, इसके करस्पॉन्डिंग ये fx1 की वैल्यू है। यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा ड्रॉ करी, और वो स्पर्श रेखा जहां पर नीचे एक्स एक्सिस को मिल रही है उस जगह को नाम दिया मैंने डी पॉइंट। ठीक है, और ये डी पॉइंट के आधार के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने fx2 निकाला, और यहां पर फिर से स्पर्श रेखा खींची, उसने तेजी से और कन्वर्ज किया, अब fx3 निकला, फिर यहां पर भी एक स्पर्श रेखा खींचेंगे और तेजी से उसके पास पहुंचेगा। तो ये क्या है, ये मेथड भी कन्वर्ज कर रहा है, यानी कि हम हमेशा रूट की तरफ पहुंच रहे हैं, ये ध्यान रखने की बात है। तो इसके लिए न्यूटन रैप्सन मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है जो हम काम
ये मैं बताऊंगा आपको कि एग्जैक्टली ये फॉर्मूला आया कैसे यहां पर भी और इसके पहले वाले में भी। यानी कि मैंने आपको ये रेगुलर फालसी में भी इस बात को छोड़ दिया था, मैंने कहा था सिर्फ फॉर्मूला पढ़ो, अभी अभी जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ इस लेक्चर में जरूरत नहीं है। लेकिन हम जब इसका डिटेल लेंगे तो हम इसको बिल्कुल उस तरीके से पढ़ेंगे और हम ये जानेंगे कि भाई ये आया कहां से, ये क्या चीज दे रखी है। अभी मैं नहीं बता रहा डिटेल आपको, क्योंकि अभी मेरे को एक इनिशियल इंट्रोडक्शन देना है आपको इस चीज का। इसके बाद अब हम नेक्स्ट आते हैं इटरेशन मेथड। इटरेशन मेथड जो है ना, वो ग्राफिकल मेथड की तरह ही काम करता है, लेकिन एक छोटा सा अंतर होता है। एक छोटा सा अंतर होता है, हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं हमेशा कर्व उस पूरी इक्वेशन को, और इस तरीके से डिवाइड करते हैं ताकि उसको x इज इक्वल टू फाइव एक्स टाइप की शेप में रखा जा सके। बस इतना सा अंतर है, ठीक है। तो एक कर्व तो क्या हो जाती है y इज इक्वल टू एक्स, और एक कर्व हो जाती है फाइव एक्स। ये ध्यान रखने की बात। तो ये दोनों कर्व जहां मिलेंगी, हम ग्राफिकल मेथड में तो क्या करते थे कि हम इसको नापते थे, भैया यहां आ गया, अब इसको हमने स्केल से नाप लिया और हमारे पास काम हो गया। लेकिन अब यहां पर क्या स्केल से नापने का कोई काम नहीं है, एक्स की वैल्यू हम इटरेटिव मेथड से निकालते हैं। सबसे पहले एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं। अप्रोक्सीमेट वैल्यू कोई एक तय करते हैं जो कि x0 है, ठीक है। वो ये वैल्यू इस तरीके से तय होती है कि इसकी वैल्यू जो है ये कम से कम, मतलब दोबारा से जो चीजें हैं, इस 5x की वैल्यू वो आए जो लगभग x के बराबर है। यानी कि मैं कहता हूं कि 5x की वैल्यू, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मान लीजिए इसकी वैल्यू आ गई 0.468, है ना, और आपकी x की वैल्यू है एक्चुअल में 0.678। तो ठीक है, ये दो अप्रोक्सीमेटली बराबर है, ठीक है ना। तो आप ये मानते हुए चल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मैंने भाई एक एक ये वैल्यू मैंने तय करी। ये थोड़ा सा बड़ा ही ये मेथड जो है ना, ये मेथड थोड़ा सा टिपिकल है। टिपिकल इसलिए है कि कई बार इस x0 की वैल्यू हम सही नहीं मान पाते, उससे हम बजाय कन्वर्स करने के डाइवर्स कर जाते हैं, बड़ी दिक्कत आती है। तो एक्चुअली इसके कन्वर्जन की जो जो कंडीशन है वो भी हमें ध्यान होनी चाहिए कि कंडीशन है फाइव डैश एक्स शुड बी लेस देन, यानी कि x की वो वैल्यू लेंगे जिसके के लिए फाइव डैश एक्स जो है उसकी वैल्यू इससे कम है। फाइव डैश एक्स का मतलब क्या हुआ कि ये जो कर्व है ना, ये कर्व है, ये वाली जो कर्व है, फाइव डैश एक्स का मतलब क्या हो गया कि इस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट थीटा जो है, उस टेंजेंट थीटा की वैल्यू लेस देन 1 आनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, टेंजेंट थीटा की वैल्यू लेस देन 1 आने का मतलब क्या हुआ कि ये जो है ना, ये 1, यहां पर 1 होती है टेंजेंट थीटा की वैल्यू, ठीक है। ये समझते हैं बात आप, कि अगर 45 डिग्री का एंगल हो तो ये टेंजेंट थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो ये इससे कम आनी चाहिए, यानी कि हमारी कर्व का झुकाव जो होना चाहिए वो यहाँ पर नीचे होना चाहिए, वो यूं नहीं होना चाहिए। यूं होगा तो दिक्कत आ जाएगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर कर्व का जो झुकाव है दैट शुड बी लेस देन, ऐसा है। तो मैं x1 इज इक्वल टू, नेक्स्ट निकालूंगा 5x0। अब x1 निकाल लिया, इस x1 को वापस 5 में वैल्यू रखी, उससे x2 निकला, इस x2 को वापस 5 में वैल्यू रखी, उससे x3 निकला। इस तरीके से चलते चलते जब तक ये वैल्यू निकालनी है, जब तक की वैल्यू लगभग एक दूसरे को रिपीट न करने लग जाए। यानी कि मैं मान लीजिए x8 निकाली मेरे, तो मेरी आई 0.47689, और x9 निकाली तो वो आई मेरी 0.47689 और 5, मान लीजिए ये 90 आ रहा है 95, तो ये चौथे पांचवें डेसिमल पे जाके चेंज आया। तो इसका मतलब अब मैं ये कह सकता हूं कि भाई हाँ भाई ये एक रूट है। तो ये रूट हमेशा अप्रोक्सीमेट निकलता है, ये एक्चुअल रूट नहीं होता, लेकिन ये अप्रोक्सीमेटेड रूट। इटरेशन मेथड में ये काम करने का तरीका है। अब आप देखिए मेन चीज कन्वर्जेंस। तो कन्वर्जेंस की बात समझ में आ गई आपको, और एग्जांपल देखते हैं अपन कन्वर्जेंस के। देखिए क्या हो रहा है यार, यहां पर 5 डैश एक्स जो है इट इज ग्रेटर देन 1। अभी क्या हुआ, मैंने यहां से शुरू किया, किस जगह से शुरू किया, यहां पर पहुंचा मैं, यहां पर पहुंचा तो इसके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू यहां आ गई, इस पे फिर मैं और ऊपर पहुंच गया। अब क्या हो रहा है, मैं डाइवर्स कर रहा हूं बजाय कन्वर्स करने, ठीक है। लेकिन यही चीज यहां है जहां पर नेगेटिव वैल्यू है ना, जहां पर टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव आ रही, इस तरीके से टेंजेंट बन रहा है, इस तरीके से, तो नेगेटिव आ रही उसमें भी मैं कन्वर्स कर पाऊंगा। क्यों, क्योंकि हो क्या रहा है,
यहां से शुरू किया तो इसके आधार पर नेक्स्ट वैल्यू यहाँ आई, यहां से शुरू किया तो इसके आधार पर नेक्स्ट वैल्यू यहाँ आई, तो इसके आधार पर नेक्स्ट वैल्यू यहाँ आई। तो ये थोड़ा स्लो हो रहा है लेकिन कन्वर्ट हो रहा है। तो हमारी जो कंडीशन है ना, उन कंडीशन का बहुत ज्यादा ध्यान इटरेटिव मेथड में रखना पड़ता है। यही एक इटरेटिव मेथड की खास बात है, कमजोरी कह रहे हैं या इसकी खासियत कह रहे हैं। तो भाई सीधी सी बात है, ये सब चीजें हमारी बिल्कुल एक मोटा मोटा एक आइडिया था ये सारा हमारा न्यूमेरिकल मेथड्स का, ट्रांसेंडेंटल और अलजेब्राइक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए। अब हम एक एक मेथड लेंगे और उनसे संबंधित एग्जाम्पल भी साथ में लेंगे और हम देखेंगे एक्चुअल वर्किंग मेथड उनके होते क्या है। सो अंटिल देन, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।